हेलो। नमस्कार सभी लोगों को। उत्तराखंड में जो प्रधानाचार्य पद के लिए कक्षाओं का संचालन एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में हो रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी संचालन है दोनों प्रश्न पत्रों के लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज का संचालन है ये दो फॉर्मेट के अंदर किया जा रहा है। पहला फॉर्मेट इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत पहले प्रश्न पत्र की चारों यूनिटों के 120 क्वेश्चनों के 8 सेट हैं, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसकी जो 8 यूनिट्स हैं उनके 180 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के 8 सेट प्रथम प्रश्न पत्र के रहेंगे और 8 ही सेट सेकंड प्रश्न पत्र के रहेंगे। कुल मिला के 16 सेट हैं दोनों प्रश्न पत्रों के, और इन्हें कैंडिडेट अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। और इन प्रश्न पत्रों का किस तरह से लाभ होना है, जैसे जिस तिथि को पेपर होगा, जैसे 29 सितंबर जो तिथि है, जब उस दिन ये पेपर होगा, जिसके लिए जो है 2 घंटा और 3 घंटे का समय रहेगा, तो इस टेस्ट सीरीज से किस तरह का उसमें लाभ रहेगा। इसका लाभ इस प्रकार से रहेगा कि हम उस दिन होने वाले प्रश्न पत्र की अगर उससे पहले कई सेटों के रूप में टेस्ट कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे, तो हमें प्रश्नों का इतना सारा जो एक साथ पूछे जाने हैं अलग अलग हिस्से से, उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पत्र जिसमें 180 क्वेश्चन सीधे पूछे जाने हैं, उसकी भी जो है तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक परीक्षण हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, आंकलन हो जाएगा, और हमें स्कोर का जो है एक लगभग आइडिया बन जाएगा। दूसरा जो सीरीज यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं वो है टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन। यानी ये जो दूसरी तरह की टेस्ट सीरीज है, इसमें हम यहाँ से लाइव एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चनों को, और इन क्वेश्चनों को जैसे क्वेश्चन होंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, हम उन्हें ऑप्शन के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइव टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कैंडिडेट को जो है एक तरह से क्लास के रूप में जो है उस टेस्ट सीरीज को लेना है, और उन्हें भी जो है एक क्वेश्चनों का अप्रोच पता लग जाएगा, या फिर क्वेश्चनों के साथ साथ में उनकी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हो जाएंगी। तो दो तरह की टेस्ट सीरीज हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज और दूसरी है टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज है। ये एक तो यहाँ पर 16 अगस्त से स्टार्ट हो रखी है, और दूसरा जो है 22 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो इनमें शामिल हो सकते हैं, उसके बाद भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट यहाँ से अरेंज करेंगे और कैंडिडेट जो है उसे ऐप पे अपने समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार से अटेंड कर लेंगे। दूसरा इसमें है टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन। जैसे हम करेंगे लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी और इसमें क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से, तो ये भी तो जिसमें भी लेना चाहें कैंडिडेट ले सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट पेपर है, तो इसके अंदर जो है किस तरह की जो है हमारी रणनीति है। ये जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है, इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, और इन 4 यूनिट्स में जो है क्वेश्चनों का अप्रोच कैसा है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 20 क्वेश्चन ही इंग्लिश के हैं। तो यहाँ पर इनकी सब यूनिट्स भी हैं। सब यूनिट्स का मतलब है जैसे हिंदी में संधि से भी प्रश्न है, समाज से भी प्रश्न है, व्याकरण से भी प्रश्न है, स्वर से हैं, व्यंजन से हैं। तो हम लोगों ने प्रत्येक सब यूनिट से क्वेश्चनों को तैयार किया है। यानी उसमें स्वर से भी क्वेश्चन होंगे, व्यंजन से भी क्वेश्चन होंगे, संधि से भी क्वेश्चन होंगे, या उसके अलावा समाज से भी क्वेश्चन होंगे, क्रिया से भी क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरे एरिया को कवर करेगा। इसी प्रकार से जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी जो है सारे सब यूनिट्स कवर हो रही हैं।
जैसे उसमें टेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन होंगे, नरेशन के क्वेश्चन होंगे, इडियम्स फ्रेजेस के क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा। तो 20 क्वेश्चन सारे यूनिटों से कवर करके हम लोग उसमें दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड यूनिट है जिसके अंदर है जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जर्नल साइंस, साथ में उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के। तो 40 क्वेश्चन सभी एरिया से उसके अंदर कलेक्शन मिलेगा। तो सारे एरिया से थोड़ा जैसे हिस्ट्री से जो है 3-4-5 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से भी ऐसे होंगे, इकोनॉमिक्स से भी ऐसे होंगे, पॉलिटिकल साइंस से भी होंगे, साइंस एंड टेक से भी होंगे। उसके अलावा उत्तराखंड से भी जो है 5-7 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन का सेट। और तीसरी यूनिट उसमें रीजनिंग है, एप्टीट्यूड वाली, जिसमें जो है रीजनिंग के अलग अलग हिस्से में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन उसमें और उसके अलावा जो है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं या फिर डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी उसके अंदर इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। और चौथा हिस्सा है इसके अंदर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अलग अलग जो हिस्से हैं उसके जो है रैम से क्वेश्चन होंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम से होंगे, एप्लीकेशन से होंगे, या फिर जो नेटवर्किंग सिस्टम है वहाँ से होंगे, या कंप्यूटर के डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरे 120 क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न रहेगा। तो हर एरिया और सब यूनिट से हम क्वेश्चनों को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिसे आप कैंडिडेट जो है टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन के रूप में भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है किस तरह से जो है ये जैसे जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपरों को हमने 2 स्केल में डेवलप्ड किया है। एक तो इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन उससे अंदर हमने डाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल परीक्षा है तो क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं। और दूसरा उसमें एक लेवल, एक मानक स्तर के क्वेश्चन डाले हैं जो कमीशन की पूछने की अप्रोच होती है। तो 2 तरह के फॉर्मेट क्वेश्चनों में मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे और एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी होंगे। तो शुरुआत के जो हमारे सीरीज है उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन डाले गए हैं और उसके बाद के जो हैं उसमें जो है एक स्टैंडर्ड या जो मानक जो है कमीशन का होता है वो क्वेश्चन हैं। इसमें किस तरह के जो है क्वेश्चन है कि जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए पारित पहला कानून है जो ब्रिटिश संसद के अंदर पारित हुआ था। इसी कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार से कानून के शासन के अंतर्गत शासन करना शुरू किया था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके लिए जो डेट दे रखी है ऑप्शन में 1773, 1765, 1784, 1802। तो इसके अंदर जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये 1773 के अंदर आया था। 1765 में तो जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन की शुरुआत की थी उस दौरान इन्होंने एक जो है संधि की थी भारत में, जिसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और उस संधि के माध्यम से इन्होंने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भारत के जो है मुगल शहंशाह से हासिल कर लिया था और वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू कर दी थी। 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो लॉ बनते थे वो सारे ब्रिटेन के संसद में बनते थे और वहाँ से जो है ये जो कानून बनते थे 10 साल या 20 साल के अंतराल में जो है लगातार ये बनते थे। तो पहला इन्होंने 1773 में लाए थे, दूसरा जो है इसी का जो है जो ये संशोधित स्वरूप हम कह सकते हैं या फिर जो बदला हुआ रूप था और उनकी आवश्यकताएं जो कानून पूरा करता था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये यहाँ से आया था। अब इस क्वेश्चन के जवाब में 1802 में हमारे पास इस तरह का कोई कानून नहीं था। तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन है इसका अगर जानकारी थोड़ा हमें इसके भी है, इसकी भी है, इसकी भी और इसकी भी है तो हम इसके जवाब को जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773। जब एक्सप्लेनेशन वाली टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर रहे होंगे तो ऐसे एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हम यहाँ से लाइव दे रहे होंगे और जो ओनली टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसे क्वेश्चन आप जो है ऐप पे अटेंड कर रहे होंगे और आपको खुद उन्हें देखना होगा कि क्या है और स्कोर की स्थिति रहेगी।
इसके अलावा जो है इसमें ये इसके आंसर के साथ में क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या थे। अब इसमें थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन शुरू कर दिया था तो शासन के साथ में जो है उन्हें अब व्यापारिक क्रियाकलाप भी कर रहे हैं, शासन का कार्य भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे विवादों की चीज़ें होती थी और उनका सेटलमेंट कैसे हो, निर्धारण कैसे हो, उसके लिए यहाँ उन्हें एक कानूनी प्रणाली चाहिए थी, वो भी यूरोपीय पद्धति वाली। जबकि भारत में उससे पूर्व जो है जो कानून मुख्य रूप से चलते थे वो मुस्लिम कानून और हिंदू कानून चलते थे, जिनके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के का जो विवाद थे उनका निर्धारण करना बहुत संभव नहीं था। तो इसीलिए जो है इस के अंतर्गत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अंतर्गत इन्होंने भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया था। ये सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था और 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास ये 1935 में बना था, तब इसको हम फेडरल कोर्ट बोलते थे, संघीय न्यायालय। तो ये जो पहला सुप्रीम कोर्ट था भारत के अंदर, इसके बाद जो है इसमें 2 और सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। हालांकि इन सुप्रीम कोर्टों का प्रावधान 1862 में समाप्त हो गया था जब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, और ये जो प्रेजेंट वाला सुप्रीम कोर्ट है अलग है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो है जो न्यायाधीश थे इसमें जो है चीफ जस्टिस जो पहले बनी थे वो एलिजा एम्पे थे, और उसके अलावा जो उसमें 3 न्यायाधीश और थे। तो इसमें जो है पहला मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ये, तो जॉन मार्शल ये नहीं थे, सर विलियम जोन्स ये भी नहीं थे, उसके अलावा सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ये भी नहीं थे, एलिजा एम्पे थे। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके माध्यम से 1774 में भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। तो इस तरह का छोटा छोटा जानकारी इन क्वेश्चनों के साथ में जुड़ी होने से आपको इन प्रश्नों का जवाब देने में आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी, और इससे ये जल्दी पकड़ में भी आ जाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से ही कि संविधान सभा के सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब जो संविधान सभा थी जिसके अंतर्गत भारत में संविधान का निर्माण हुआ है, तो संविधान बनाने के लिए जो है एक कमीशन आया था जो है ब्रिटेन से भारत में, जिसका नाम था कैबिनेट कमीशन, और कैबिनेट कमीशन की सुपरविजन में ही भारत में एक संविधान सभा का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो गठन होता है उसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो उसकी जो अध्यक्षता की थी तब जो है संविधान सभा के पास अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, अस्थायी था, तो फिर एक सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष आ गए थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी वाले थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, और अंबेडकर तो जो है ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे, और उसके अलावा एम.एन. रॉय ये तो जो है सलाहकार थे, तो ये भी नहीं थे। तो इनका राइट आंसर ये हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, और ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद बाद में उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, जिसने संविधान के निर्माण को पूरा कराने में भूमिका निभाई थी। तो ये इसका जो है जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है अब जैसे हमने कहा कि जो हिस्से हैं इसमें, जैसे जीके वाला पार्ट है वहाँ से 40 क्वेश्चन आने हैं, और 40 में जो है हिस्ट्री के भी रहेंगे, ज्योग्राफी के रहेंगे, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, जनरल साइंस के, और उत्तराखंड के करंट अफेयर सारे आने हैं। तो एक हिस्से से मुश्किल 4-5 क्वेश्चनों की संभावना है, तब जाके वो 40 का एक ग्रुप बनेगा। तो इसीलिए जो हमारे क्वेश्चंस फॉर्मेट बने हैं
वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए गए कि सभी एरिया से क्वेश्चन टच किए जाएं और उसको एक उसी तरह का बनाने की कोशिश करें जैसे आयोग पूछ सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन इसमें कि सबसे पहला सफल क्लोन कौन सा बना था। तो क्लोन की जो प्रक्रिया है वो 1997 में हमने सुन ली थी कि जो है क्लोन बन गया है। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, लैटिन भाषा के शब्द में जैसे हम फोटोकॉपी कहते हैं यानी डिट्टो एज इट इज। तो पहला क्लोन जो है 1997 में जो है बन गया था। ये स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ पर हुआ था और इसमें जो संस्थान था उसका नाम था रॉसलिन इंस्टीट्यूट और उसमें जो वैज्ञानिक था वो था इयान विल्मुट। ये एक्स्ट्रा जानकारी अगर हमारे पास है तो हम जल्दी से पकड़ सकते हैं कि पहला क्लोन कब बना था और किसका बना था। तो ये जो पहला क्लोन ये बकरी का भी नहीं बना था, पहला क्लोन बना था भेड़ का और उस भेड़ का नाम था डॉली। तो ये जो डॉली नाम की जो है पहली क्लोन बनी थी। गाय का भी नहीं बना था, कुत्ते का भी नहीं बना। परंतु अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो लगभग सभी जानवरों के क्लोन अब अधिकतर जानवरों के क्लोन बन चुके हैं। तो हम इस प्रश्न का जवाब अकेले एक फैक्ट को याद रख कर देना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। परंतु अगर हमें लगभग 5-7 फैक्ट याद हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1997 की घटना है वो हम कह रहे हैं कि उसमें स्कॉटलैंड में हुआ था, उसमें जो है रॉसलिन इंस्टीट्यूट था, उसमें इयान विल्मुट साइंटिस्ट था, उसमें जो है भेड़ का बना था, उसका नाम डॉली था, डॉली अब मर चुकी है। ऐसे अगर 5-7 फैक्ट हमारे पास हैं तो हम इनके इससे बदले हुए जवाब को भी इसके अंदर दे सकते हैं। तो इसका जो है पहला क्लोन जो ये बना था। इसके अलावा जो है वह तत्व कौन सा है जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है। गुड कंडक्टर, बिजली का एक अच्छा चालक होना चाहिए, गुड कंडक्टर। इसमें गुड कंडक्टर की पहले हमें समझ में होनी चाहिए कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या है। अर्थात जब जो है बिजली इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो करती है तारों में, तो अगर अच्छा चालक नहीं है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी लॉस यानी बिजली की हानि होती है और जितनी यहाँ से भेजी गई थी उतनी जो है अंतिम बिंदु पर नहीं पहुँचेगी। तो जिसमें अंतिम बिंदु तक पहुँच जाए वो गुड कंडक्टर माना जाएगा। जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं कि यहाँ नहर से इधर नहर पानी में डाला तो जितना पानी यहाँ शुरू से छोड़ा था उतना ही लास्ट तक पहुँच गया तो नहर बढ़िया मानी जाएगी और पानी के सुगम साधन माना जाएगा। तो बिजली जितनी सप्लाई हो रही है अंतिम बिंदु तक उतना पहुंचने के लिए उसे माध्यम चाहिए बीच में। ये जो माध्यम है ये तार हैं। इन तारों को हम जो है कई साधनों से बना सकते हैं। हम इन तारों को जो है एल्युमिनियम से भी बनाते हैं, हम इन तारों को जो है तांबे से भी बनाते हैं, हम अगर संभव हो तो जो है चांदी से भी बना सकते हैं और लोहे से भी बनाते हैं। परंतु इसमें जो सबसे बढ़िया कंडक्टर है वो तो सिल्वर है, चांदी। परंतु जो यहाँ उपलब्ध हमारे पास साधन है सोना ये नहीं है, तांबा ये निश्चित रूप से है और इनके द्वारा भी जो है सप्लाई होती है। परंतु जो बेस्ट इनके अंदर है ये तांबा है। इसका मतलब तांबे की तारों में बिजली का जो सप्लाई होता है उसमें हास यानी लॉस कम से कम होता है। तो तब हम इनके अंतर्गत इसे गुड कंडक्टर के रूप में मानेंगे। और इसीलिए जो तांबे की तारें होती हैं वो थोड़ा महंगी होती हैं, एल्युमिनियम वाली वो थोड़ा सस्ती होती हैं और ये चीज़ें इसके अंदर हमें डिफरेंस मिलेगा। तो बिजली का यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन में जो है तांबा, ये जो है इसका चालक माना जाएगा। इसके अलावा जो है इसी प्रकार से जो है इसमें ये क्वेश्चंस जो है पॉलिटिक और मिक्स वाला है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अब ये बुनियादी ढांचा क्या चीज़ है? तो बुनियादी ढांचा जो हमारा संविधान है उस संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को बताया गया है कि अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में हमारी संसद
संशोधन कर सकती है और अभी तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो भी चुके हैं। परंतु बीच में कुछ ऐसे संशोधन हुए जो बहुत बड़े बड़े थे। 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था। तो यहाँ पर ये विषय 1973 का केशवानंद भारती एक मामला था, जिसमें जो है विवाद ये था कि क्या हमारी संसद समस्त प्रकार के अनुच्छेदों में बदलाव कर सकती है, मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। तो इससे पीछे कई सारे विवाद इस तरह के हो चुके थे, जिसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया को चुनौती वाला विषय 368 के मन डाल लिया गया था। परंतु इस वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारी संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, जिसमें भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, परंतु मूल ढांचा नहीं संशोधित कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बेसिक क्या चीज है? बेसिक का मतलब होता है कि हमारे संविधान में कुछ मूलभूत बातें हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो हर हाल में रहेगा, मौलिक अधिकार रहेंगे लोगों के पास, वो हर हाल में रहेंगे। उसका समाजवादी व्यवस्था रहेगी, वो हर हाल में रहेगी। तो गणतंत्र रहेगा, ये रहेगा। ये कई सारी बातें हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से ये समय के साथ में बताया है कोर्ट ने कि मूल ढांचा क्या होता है। तो इसमें जो है ये जो मामला आया था, ये मिनर्वा मिल तो खैर 1980 का है, इसमें भी जो है इसी तरह की बातें कुछ स्पष्ट हुई थी। सज्जन से भी इससे पहले आ गया था, इसमें भी इस तरह की बातें। ये चंपक दोराइजन, ये सारे जो नाम सुन रहे हैं हम, ये संविधान के कुछ न कुछ प्रबंधों से संबंधित हैं। परंतु ये जो 1773 वाला था, जिसमें मूल ढांचा न्यायालय ने समझाया था, ये जो है केशवानंद भारती का मामला था, जिसमें संविधान की कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूल मानी गई हैं, बेसिक मानी गई हैं, और उनमें संशोधन नहीं कर सकती है हमारी संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। यानी जब आप इस क्वेश्चन के जवाब दे रहे हो, जरूरी नहीं यही फॉर्मेट में आ जाए, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। परंतु अगर हमें इन पोर्शनों की जानकारी एडिशनल तथ्यों के साथ में है, तो हम किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब वहां पर दे सकते हैं। तो यही फायदा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है कैंडिडेट को होना है, ताकि वो उसका जवाब जो है आराम से कर सके। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी संचालित हुआ था, क्योंकि हमें परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी जो है विकास का कार्य करना था। इसके साथ साथ में स्पेस प्रोग्राम पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास हुए थे। तब भारत में दो बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, एक तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे होमी जे भाभा, और एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और वो थे विक्रम साराभाई। तो ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर तरक्की की और भारत को एक बेहतर मुकाम प्रदान किया। तो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में होमी जे भाभा, तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे, ये भी परमाणु वैज्ञानिक थे। विक्रम साराभाई जो है ये जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और ये एपीजे अब्दुल कलाम भी ये हमारे परमाणु वैज्ञानिक है। बट इनका भूमिका अंतरिक्ष के मामलों में भी है, क्योंकि भारत ने जो लॉन्चिंग व्हीकल्स प्रक्षेपण यान बनाए हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन क्वेश्चनों को चाहे ट्विस्ट कर दे, बदल दे, चेंज कर दे, आप इसके जवाब यहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये जो है भारत के प्रथम नागरिक हैं। कार्यपालिका शक्ति इनके अंदर निहित होती है, और इन्हीं के द्वारा जो है तमाम कार्यों का संचालन के अधीनस्थ यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, सैन्य बलों के लिए शक्ति है। ऐसे तमाम पहलुओं पर राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के पास एक क्षमादान की भी शक्ति है, अर्थात अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी या कोई बड़ी सजा दे दी है, तो उस व्यक्ति के पास उसके बाद एक और ऑप्शन है
कि वो राष्ट्रपति से जो है क्षमादान की याचिका कर सकता है। और ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 में तो ये कह रखा है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे, और ये अनुच्छेद भी इसके अंदर नहीं है। अनुच्छेद 72 में जो है इनके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये क्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा में 5 प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 123 ये भी नहीं है, इसमें जो है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश, जब कभी देश के अंदर इस तरह का आवश्यकता हो। तो ये जो है इसका हिस्सा हो जाए। तो इस प्रकार से हम जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, हमने कहा इसमें 2 तरह से हमने क्वेश्चनों को बनाया है। एक तो एक थोड़ा इजी क्वेश्चन बनाए हैं और दूसरे जो है इसमें एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाए हैं। तो जो 8 सेट फर्स्ट प्रश्न पत्र के हैं उसमें जो है 4 सेट तो थोड़ा इजी होंगे, 4 सेट जो है थोड़ा मानक स्तर के होंगे, और यही चीज़ सेकंड पेपर के लिए 4 सेट जो है इसमें थोड़ा इजी होंगे, 4 सेट इसमें थोड़ा हार्ड होंगे। तो कैंडिडेट्स 2 तरह से यहाँ पर जो है भागीदारी कर सकते हैं, या तो जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऐप के थ्रू और इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों के समूह को उसमें देख सकते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन वाला जो है टेस्ट सीरीज भी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको भी जो है इसका लाभ उठाना हो वो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।